मेरा सभी से अनुरोध है, बच्चे अपना स्थान ग्रहण कर लें। बैक साइड में जो भी स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं प्लीज स्थान। और हमारे आयुष मंत्री जगविंदर गोमा जी, भोरज के विधायक सुरेश कुमार जी, हमारे राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा जी, हमारे चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया जी, हमारे चेयरमैन अजय शर्मा जी, हमारे हमीरपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी पुष्पिंदर वर्मा जी, हमारे बरसर से प्रत्याशी सुभाष कटवालिया जी, हमारे चेयरमैन रामचंद्र पठानिया जी, सभी सम्मानित मंच पर विराजमान अतिथिगण, प्रिंसिपल महोदय, हमारे अध्यापकगण, प्यारे बच्चों और प्यारी बेटियों, आज अभी मैं सब बच्चों से चाहूंगा कि आप शांति से सारी बात सुनिए और मैं आज आपसे कुछ बातें करने के लिए आया हूं। हम भी आपके जीवन काल में, जिस जीवन में आप आज महाविद्यालय में अपने दिन व्यतीत कर रहे हैं, अगर हम अपने पिछले इतिहास, अतीत के इतिहास को उठाकर देखें, ऐसे ही हम कॉलेज में आया करते थे। क्योंकि मैं शिमला में पढ़ा हूं और यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर महोदय हैं वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे, जो आज डीसी के तौर पर यहाँ कार्य कर रहे हैं। ये मेरे व्यक्तित्व को भी जानते हैं, मेरे व्यवहार को भी जानते हैं। और मैं आज इन दो साथियों को, जो पहली बार इस कॉलेज से, हमारे जो हमीरपुर कॉलेज से, वहां से विधायक बनकर के कुलदीप सिंह पठानिया जी, सुरेश कुमार जी और हमारे सुनील शर्मा जी, पुष्पिंदर वर्मा जी, सभी इसी कॉलेज में पढ़े हैं। जब मैं कॉलेज के अंदर कैंपस में आ रहा था तो महसूस कर रहा था मैं कि कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस हम हैं, और कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के बाद ऐसी क्या चुनौतियां हैं जो हमारी युवा पीढ़ी को आने वाले भविष्य के समय जिनका सामना करना पड़ेगा। मैं बेटियों को देख रहा था और मैंने ये पाया कि कहीं ना कहीं हम में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों जब मैंने बैठक ली शिक्षा विभाग की, उसमें ये निर्देश दिए कि आने वाले समय में जो कॉलेज की रैंकिंग होगी वो महज केवल मेरिट ही आधार नहीं होगा, उसके अलावा और जिन एक्टिविटीज में भाग लेती है उसके आधार पर आने वाले समय में हम कॉलेज की रैंकिंग करने जा रहे हैं। 2 वर्ष पहले जब मैंने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उस शपथ लेते समय मेरा मन भर आया। मैं एक ऐसे परिवार से राजनीतिक जीवन में आया
जिसके परिवार से कोई राजनीति में न था, आप जैसे परिवार से उठकर, एक आम परिवार से उठकर जब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा तो मैंने आकलन किया अपने अनुभवों से कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश का समाज है उसमें सबसे वंचित वर्ग कौन है, कौन अपनी आवाज नहीं उठा सकता। और जब मैंने उसका अध्ययन किया तो मुख्यमंत्री बनने के बाद जहां परंपरा होती है सभी अधिकारी कर्मचारी शिमला में सचिवालय के सामने उनका स्वागत करते हैं और जानकारी देते हैं, मैंने उस परंपरा को तोड़ा और उन बच्चों और बेटियों के पास गया जो अपनी मां को खो चुकी थी, अपने पिता को खो चुकी थी। जब मैं उनके पास गया, उनका रहन सहन देखा, उनके खाने की जगह देखी, तो मैंने पाया जो भी बच्चा अपनी मां को खो देता, अपने पिता को खो देता है, उस बच्चे में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी रहती है। वो स्वाभिमान की जिंदगी नहीं जी सकता, वो दूसरों पर निर्भर रहकर अपने आत्मविश्वास को खोता जाता है। मैं उनके पास गया, बेटियां थी, मैंने उनसे सीखा और मैं उनको सलाम करता हूं। एक भी बच्चे ने आकर मेरे पास ये नहीं कहा, वो जिस हालात में उस अनाथ आश्रम में रह रहे थे कि हम यहां तंगी महसूस कर रहे हैं। मेरी आंखें वो सब कुछ देख रही थी जो मैं अपने परिवार के, अपनी बेटे बच्चों के साथ देख रहा था। आया, पहला निर्देश मैंने ये दिया, जो भी बच्चे अपनी मां को खो चुके, अपने पिता को खो चुके हैं, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, कभी चाचा जी के सहारे निर्भर है, कभी मामा जी के सहारे निर्भर है, या किसी की दया पर निर्भर है, इन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, उनके आत्म सम्मान को वापस लाना है। और हमने 8 महीने बाद एक ऐसी योजना लाई, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, जिनमें उन बच्चों को कानूनी अधिकार दिया गया कि अगर कोई बेटा या बेटी अपनी मां को खोती, अपने पिता को खोती है, तो वो सरकार ही उनकी माता है, सरकार ही पिता है और चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा है। हिमाचल सरकार पहली ऐसी सरकार बनी जिसने हिंदुस्तान में ये कानून बनाया। क्या कानून है ये? आप कई बच्चों का भी पता नहीं होगा। जो भी बच्चा पैदा होने के बाद अगर अनाथ हो जाएगा, उसका सारा खर्च सरकार उठाएगी और हर महीने उसके, जब तक वो पूरी जवानी में ना आ जाता, हर महीने 18 साल की उम्र तक 2,500 रुपया उसके अकाउंट में जमा करवाएगी। उसकी पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। अब +2 करने के बाद बेटी कहां जाएगी? पढ़ने में तेज है लेकिन पढ़ने के लिए कोई दिशा देने वाला नहीं है। उनके लिए हमने कहा कि कोचिंग क्लासेस लगेगी और जब ये मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या आर्ट्स कॉलेज या बीए के कॉलेज में जाएगी, उसकी पूरी फीस का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। चाहे वो डॉक्टर बने, अगर उसने +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल में करना है, उसकी कोचिंग का 75,000 रुपया सरकार देगी। जब इस कानून को बनाया जा रहा था तो कई प्रकार के सुझाव आ रहे थे, कई प्रकार की अड़चनें आ रही थी। मैंने उनसे पूछा, जब अधिकारियों से मैंने बैठक ली, 75 लाख की जनसंख्या में हिमाचल प्रदेश की जो संपदा है, जो आप लोगों की संपदा है, जो भविष्य की युवा पीढ़ी की संपदा है, उसका एक भाग इनकी सेवा में भी खर्च होना चाहिए। और आज मुझे खुशी है, इस योजना का लाभ
6,000 बच्चे हिमाचल प्रदेश के जिलों में उठाए हैं। 18 साल के बाद उस बेटी को क्या मिलेगा, उस बेटे को क्या मिलेगा? क्योंकि मैंने छात्र जीवन देखा है, युवा जीवन देखा है, यूनिवर्सिटी का जीवन देखा है। मैंने खुद कैलकुलेट किया कि एमए होगी, एमफिल होगी, पीएचडी होगी। तो हमने उस योजना को 18 से बढ़ाकर 27 साल तक किया और हर महीने उन बच्चों को 4,000 रुपया पॉकेट मनी मिलेगी, हॉस्टल का खर्चा मिलेगा, गर्मियों के कपड़े मिलेंगे, सर्दियों के कपड़े मिलेंगे। ये हमारी पहली योजना है। और इस योजना का लाभ आप युवा पीढ़ी जो बच्चे हैं, अगर आपके ध्यान में कोई बच्चा आता है तो आप वेलफेयर डिपार्टमेंट से या डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से उस योजना का लाभ उठा सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपके पड़ोस में कोई बच्चा होता है, उन्हें योजना का पता नहीं होता, तो युवा पीढ़ी इस योजना का लाभ डीसी के माध्यम से भी उठा सकते हैं। दूसरा, उसके बाद हमने देखा कई बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, कई बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं। कमाने वाले घर में एक पति की मृत्यु हो जाती है, बहन हमारी विधवा हो जाती है, उसके बेटा बेटी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और आने वाले समय में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। कौन उनकी फीस देगा? कौन उनका हॉस्टल का खर्चा उठाएगा? मां को ये चिंता सताती कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनेगा, लेकिन ये चिंता सताती कि अब कॉलेज कैसे जाएगा, कमाने वाले की तो मृत्यु हो चुकी है। हमने उनके लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना लेकर आए। 23,000 बच्चों को आज उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा, जिसकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, उनको हम हमारी सरकार उपलब्ध करवाए। आप भविष्य के नेता हैं, आप भविष्य के डॉक्टर हैं, इसलिए मैं आपको कुछ चीजें कहना चाह रहा हूं। जब आप जीवन काल के किसी विषय पर अध्ययन करने जाओगे या अपने जीवन काल में कोई भी पदवी प्राप्त करोगे, तो हमेशा आपके मन में एक विश्वास होता है कि मैं आने वाले समय में ये कार्य करूंगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मुझे प्रदेश की आर्थिक हालत का सारा खर्चा वर्चा सारा मेरे सामने रखा, जिस तरह आपका परिवार चलता है, हमारा परिवार चलता है कि घर में महीने के पैसे आते हैं, खर्चा बताइए, तो मैं परेशान हो गया। मैं 17 साल से राजनीतिक जीवन जी रहा हूं। पहली बार मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव सीआर बना कॉलेज से और मैं चुनाव लड़ता गया। जब मैंने आर्थिक मोर्चे पर देखा, मैं कभी पहले मंत्री नहीं रहा, लेकिन मैंने देखा कि हिमाचल की जो संपदा है वो कुछ लोगों के हाथ में है, आम लोगों का पैसा कुछ लोगों के हाथ में है। हम 100 रुपए में से 70 रुपया कहां खर्च करते हैं और 30 रुपया हम कहां खर्च करते हैं, और हम अपने राजनीतिक लाभ के लिए कि हम चुनाव जीत जाएं, किसी ना किसी तरह से हमको कुर्सी मिल जाए, हम जनता का धन उस समय आपकी संपदा को पानी की तरह बहा देते हैं। और मैंने पूछा कि प्रदेश कैसे चलेगा? वो तो सब आईएएस अधिकारी होते हैं। उन्होंने कहा आप भी कर्जा लेते जाइए, पीछे भी कर्जा लेते जाएंगे। तो मैंने कहा कर्जा तो ठीक है, लेकिन विकास कैसे होगा? कहते हैं विकास सिर्फ शब्दों में होगा, नारों में होगा। मैंने पूछा ऐसा क्यों? और जब मैंने शिक्षा विभाग की बैठक की तो पता लगा कि ग्रामीण स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जो आज सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब भी नहीं पढ़ सक रहा। अब गांव में पढ़ने वाले बच्चे जो है, माँ बाप उन्हें स्कूल भेज रहे हैं कि मेरा बच्चा तो स्कूल गया है,
लेकिन क्वालिटी क्या लेकर आ रहा है, क्योंकि हम क्वालिटी एजुकेशन में हिंदुस्तान में 21वें स्थान पर पहुंच गए। मैंने अधिकारियों से पूछा ये ऐसा क्यों हुआ, कहते पैसा नहीं है, और पैसा हमने हर कहीं खर्च कर दिया। हमने उस व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की और उस व्यवस्था को सुधारने के लिए हमने फैसले करने शुरू किए। उस फैसलों से किसी को हानि नहीं होगी। हमने कहा कि शिक्षा संस्थान वहां खोलेंगे जहां पूरे टीचर उपलब्ध करवाए जाएंगे। एक जगह तो ऐसा शिक्षा संस्थान था जहां बच्चे 5 थे और टीचर 7 थे। मैंने पूछा ऐसा क्यों हुआ। हम लोगों की भी गलती है कि हमारे यहाँ के लोग वहां आगे सिफारिश करते और उसको किसी को ट्रांसफर नहीं होने देते। कॉलेज में हाल देखा तो क्वालिटी और नीचे चली गई। मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा, उस समय तो 8वीं तक टाट मिलता था, बेंच तो 10वीं क्लास में आके मिलते थे, उसमें 10th हुआ करती थी और PUC हुआ करती थी। और जब देखने पर पाया तो आज भी हम क्वालिटी एजुकेशन के मामले में उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए जिस स्तर पर हिमाचल के बच्चों को आगे आना चाहिए। हमने उसमें बदलाव किए, हमने कॉलेज तो खोल दिए और पिछली सरकार ने 600 ऐसे संस्थान खोल दिए जिससे हमारा शिक्षा स्तर और हेल्थ का सेक्टर बिल्कुल निचले स्तर पर चले गए। कॉलेज खोलना था, 80 बच्चों और 50 बच्चों के लिए कॉलेज खोल दिया और टीचर क्या किए, डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज से हटाकर वहां भेज दिए और डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज का भी थोड़ा सा स्तर गिर गया और जो वहां पढ़ने वाले थे वो तो अभी नहीं आए हुए। हमने फैसला किया है हम रैशनलाइजेशन करेंगे। उन कॉलेज को हमने बंद करने का फैसला लिया जहां बच्चे 50, 80 और 60 है। ऐसे कॉलेज बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा कॉलेज होगा वहां आपका एक्सपोजर ज्यादा होगा। अब ये कॉलेज है, इसमें 4,000 बच्चे पढ़ रहे हैं हमीरपुर के, खुशी होती है। जब आप एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के बच्चे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, उससे आपका एक्सपोजर बढ़ता है, वहां की संस्कृति को जानने का आपको मौका मिलता है। इसलिए आप आने वाले समय में शिक्षा में और बड़े बदलाव देखेंगे। हमने सबसे पहले शिक्षा के बेसिक को पकड़ा, बेस को पकड़ा है। बच्चा 3 साल का आंगनबाड़ी में जाता है, फिर प्री नर्सरी में आता है, फिर उसको आंगनबाड़ी के बाद वो नर्सरी 1st, 2nd में आता है। हमने फैसला किया है इस एकेडमिक सेशन से प्री नर्सरी से लेकर +2 एक ही स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत होगा और उसके हम जल्दी ही नोटिफिकेशन करने जा रहे हैं। उसके अलावा उसमें कौन सी शिक्षा दी जाए? 7 प्राइवेट स्कूल है, टाई पहनी है, पढ़ाने वाले क्वालिफाइड टीचर गवर्नमेंट स्कूल में है। सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या 10, प्राइवेट स्कूल खुला उसमें बच्चों की संख्या 100, पर क्वालिटी कहां है? हमने फैसला किया कि हम राजीव गांधी के बोर्डिंग स्कूल बनाएंगे। प्री नर्सरी से लेकर 750 से लेकर 1,000 बच्चों का एक स्कूल होगा और उस स्कूल में जहां पानी उपलब्ध होगा वहां स्विमिंग पूल भी होगा, खेल की एक्टिविटी भी होगी, ऑडिटोरियम भी होगा और दोपहर का भोजन हिमाचल प्रदेश की सरकार उन गांव में पढ़ने वाले बच्चों को उपलब्ध करवाएगी। अगले वर्ष 10 स्कूल कार्य करना शुरू कर देंगे। अभी मैं एक और स्कूल का सुजानपुर में उसका शिलान्यास करने जा रहा हूं। नलौन का स्कूल अगले एकेडमिक सेशन से शुरू हो जाएगा, ओरज का स्कूल अगले एकेडमिक सेशन से शुरू हो जाएगा। जो मैं अभी कोर्ट में सीनियर सेकेंडरी स्कूल
करने जा रहा हूं, वो भी अगले सेशन में हम युद्ध स्तर पर कार्य करेंगे। और जो हमीरपुर का स्कूल माननीय सुनील शर्मा जी ने कहा है, इसको हम को ऐड करने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के स्कूल को, और इसको भी राजीव गांधी मेमोरियल स्कूल में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तकरीबन अगले वर्ष हर विधानसभा क्षेत्र में हाई एंड एजुकेशन क्वालिटी के हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने जा रहे हैं, ताकि आने वाले 10 वर्षों में गांव में पढ़ने वाला बच्चा जब उस स्कूल से पढ़कर जाएगा तो भविष्य की चुनौतियों का वो सामना कर सकेगा और गर्व से कह सकेगा किसी भी फील्ड में वो कमजोर नहीं होगा, वहां सभी प्रकार के टीचर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसी तरह कॉलेज की रैंकिंग में भी हम सुधार करके और आगे इसमें खर्चा करने जा रहे हैं, ताकि एक क्वालिटी एजुकेशन हम दे सके। हम उन गांव के परिवारों को झूठ नहीं बोल सकते, हमने प्राइमरी स्कूल खोल दिया लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं दी। यही नहीं, आज हेल्थ सिस्टम पूरी तरह चल रहा है। हमारी सरकार को तो 2 वर्ष हुई, हेल्थ सिस्टम में क्या है आज मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर जनसंख्या के अनुपात से हिमाचल की जनसंख्या जो 75 लाख के करीब है और पूरे देश में नॉर्थ ईस्ट के बाद अगर कैंसर के कहीं मरीजों की संख्या दूसरे नंबर पर आई है तो हमारा हिमाचल प्रदेश में है। ये क्यों हुआ? आप देख रहे बच्चे भी स्टंट पैदा आ रहे, छोटे छोटे रहे, कमजोर हो रहे हैं। क्या कारण है? इसकी हम स्टडी कर रहे हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन हमारी सरकार ध्यान दे रही है। हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज अभी बनने जा रहा है, 2 महीने में हम वहां से क्लासेस स्टार्ट कर देंगे और वहां हिमाचल प्रदेश राज्य का पहला कैंसर इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है, जिसके लिए हमने 85 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया। हॉस्पिटल के क्या हाल है? हॉस्पिटल के हाल ये है, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, 3 दिन तक डॉक्टर देखता, उसके बाद बोलता है आप इस हॉस्पिटल में जाना है, ट्रांसफर हॉस्पिटल बन गया है, किसी से लेकर प्रॉपर डायग्नोज नहीं हो पा रहा। और प्रॉपर डायग्नोज जब किसी का भी होगा वो अंदाजा लगा लेगा कि मुझे ये बीमारी है और इस बीमारी का इलाज मैं कहां करवा सकता हूं। हमारे हॉस्पिटल के ये हाल है। आईजीएमसी शिमला, टांडा, हमीरपुर, जितने जोनल हॉस्पिटल बने हैं, जितने पीएचसी बने हैं, 20-20 साल पुरानी मशीनें हैं, क्या डायग्नोज करेंगे टेक्नोलॉजी के इसी? ये हाल क्यों होता है? जब खुद गवर्नमेंट के लिए खुद गवर्नेंस ना हो, अच्छे शासन के लिए अच्छा प्रशासन ना हो, तब इन संस्थानों के हालात ऐसे हो जाते हैं और हम एक वर्ग को खुश करके अपनी राजनीतिक रोटियां सीखते हैं। इसलिए हम उसमें बदलाव करने, व्यवस्था परिवर्तन का जो हमने नारा दिया है, आप मुझे 2 साल पहले की भी बात सुन लीजिए। मैंने कहा था मैं सत्ता में, हम सत्ता में इसलिए नहीं आए हैं कि हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे, हम सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। और आप देख रहे होंगे कुछ जगह हमारे सरकारी कर्मचारी नाराजगी में हड़ताल पर चले जाते हैं, लेकिन हम अच्छा करने के लिए आए हैं। हर जगह बदलाव है। अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे और हम उस बदलाव की सोच को आगे लेकर जाना चाहते हैं। इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का सामना हिमाचल प्रदेश के लोगों ने किया। 551 लोग मौत के घाट मृत्यु को प्राप्त हुए, 23,000 घर टूट गए। हमने उन परिवारों को बताया 4500 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है पैसा बढ़ने अपने के पास है। और पिछली सरकार ने क्या किया? चुनावों से पहले 5,000 करोड़ रुपए की रेवड़ियां बांटी, ये भी फ्री, वो भी फ्री। फ्री उसको होना चाहिए जो दे नहीं सकता,
उसको नहीं होना चाहिए। जो 5-5, 10-10 लाख रुपया तो इनकम टैक्स देता है, उसको भी कहा कि तुम भी फ्री होगा। अगर आप ऐसा करेंगे, 5 साल के लिए सरकारें आती है, 5 साल बाद वो चली जाती है, आप भी खुश होते हैं कि हमने ये सरकार लाई, वो सरकार लाई, बदल दी। लेकिन मिला क्या? आप जब बीमार होते हैं उस समय आप ये नहीं देखते कि मेरी जेब से कितना पैसा खर्च होना चाहिए, उस समय ये देखते कि मैं किसी तरह ठीक हो जाऊं, 50,000, 1 लाख लगे। आप ये नहीं देखते कि अगर आपकी बीमारी पहले पता लग जाती तो ये 50,000 की जगह 5,000 में ठीक हो सकती। इन सब चीजों में हम बदलाव करने जा रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की, मैं जहां भी जाता हूं वहां बेटियों की संख्या बहुत अधिक होती है, और हमारे हमीरपुर में भी, मेरा घर का जिला है, बेटियों की संख्या के लिंग अनुपात में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई, और 30 वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि हिमाचल प्रदेश में हुई है। और हिंदुस्तान में अगर लिंग अनुपात के साथ से देखा जाए, लोगों की पुरुषों के पीछे, तो 940 के करीब हमारी महिलाएं, बेटियां। जो सोच है उसमें बदलाव आ रहा है, सोचने का तरीका बदला है। और इस कॉलेज को, जो हमारे जिले का कॉलेज है, इसको और आगे बढ़ना है और तेजी से आगे आना है। आप पढ़ने में अच्छे हैं, आप संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस चीज को आप प्राप्त कर सकते हैं उस दिशा को आपको देने की जरूरत है। आप में कोई कमी नहीं है। मैं जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच सकता हूं तो कोई भी चीज, अगर कोई व्यक्ति, कोई छात्र अपने जीवन में ये सोचता है कि इसको मैं प्राप्त नहीं कर सकता, वो गलत सोचता है। आप संघर्ष करके कई बार सफल होते हैं, कई बार असफल होते हैं, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति मजबूत रखनी चाहिए, अपनी लगनशीलता मजबूत रखनी चाहिए, अपना उद्देश्य तय करना चाहिए। सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी। अंत में, क्योंकि मैं भी कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा हूं, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरफ ज्यादा ध्यान होता है और प्राइज लेने वालों का प्राइज की तरफ ध्यान होता है। मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं भी हेलीकॉप्टर से आपका सिंथेटिक ट्रैक देख रहा था। इस सिंथेटिक ट्रैक को ठीक किया जाए। इसके अलावा एमए की क्लासेस, एमए हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है, वो तो अगले एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू कर दी जाएगी। और आपने, क्योंकि 2 कोर्सेज की आपकी यहां कमी है, एमबीए की और एमसीए की। जब हम यूनिवर्सिटी के, तो 93-94 की बात है, वहां एमसीए चली, और एमसीए का जब पहला बैच खत्म हुआ, वो सब अमेरिका में चले गए। तो एमबीए और एमसीए कॉलेज में सेल्फ फाइनेंसिंग की तैयारी शुरू करने की हमको। आपने यहाँ गर्ल्स हॉस्टल की बात की, जगह है, प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि बेटियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल होना चाहिए, एक सुंदर गर्ल्स हॉस्टल, कम से कम 100 बेटियों का नाम आएगा। मैंने पीछे भी कहा था कि क्लासेस स्मार्ट होनी चाहिए, और कॉलेज आके बच्चे को ये लगना चाहिए कि वो कॉलेज में पढ़ रहा है। अगर वो स्कूल के वातावरण से सोचकर ही करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अगर इसको अपनी रैंकिंग में बनाए रखना है, और आगे रैंकिंग काफी कम्पीट करने वाली होने वाली है, तो इसको
हर चीज में स्मार्ट होना पड़ेगा, हर कार्य में स्मार्ट होना पड़ेगा। तो जो भी आपकी और भी कोई मांगे हैं उनको अभी तो मैं नहीं करूंगा, मैं पिछले साल भी आपके कॉलेज में आना चाहता था, लेकिन मेरी कानून नहीं आया। आज मैंने विधानसभा के छोड़ने के बाद वहां हंगामा हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी नहीं है। मैंने कहा मैं अपने जिला के भेदमाली में जा रहा हूं। तो डिजिटल स्मार्ट क्लासेस का मैंने पीछे भी कहा था, लेकिन आपने एस्टिमेट नहीं भेजा प्रिंसिपल महोदय। और मैं चाहता हूं कि आपके डिजिटल बोर्ड हो, डिजिटल अटेंडेंस हो, डिजिटल टीचर्स की अटेंडेंस तो शुरू होने जा रही है। और डैशबोर्ड पर अभी पूरे मेरा सेम डैशबोर्ड बन चुका है। कौन टीचर कितने बजे आया उसका भी ख्याल रखा जाएगा। क्योंकि हम अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं। शिक्षा के स्तर में हम ऐसी गुणवत्ता लाना चाहते हैं कि जो हमने परिकल्पना की है कि 2027 में हिमाचल आत्मनिर्भर होगा, आप 2032 में बड़े गर्व से कहेंगे कि हम हिंदुस्तान के सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य से आते हैं, हम हिमाचल के युवा पीढ़ी है। ये समय दूर नहीं, लेकिन कुछ फैसले करने होते हैं। उन फैसलों में मैं खासकर अपनी युवा पीढ़ी से चाहूंगा, जो भी हम फैसला कर रहे हैं वो आपके भविष्य के लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। अगर हम ये सोचें कि हमारे लिए, हम तो बन गए। इसलिए जब कभी भी हमारे फैसलों में आप हमारे साथ युवा पीढ़ी खड़े रहिए। हमने नशे के खिलाफ, नशाखोरों के खिलाफ, नशा की सप्लाई करने के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है। आने वाले 6 महीने में इस प्रदेश से जो भी नशाखोरी के खिलाफ सम्मिलित पाया जाएगा उसको हम अधिक से अधिक सजा का प्रावधान कर रहे हैं। अभी भी आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में जहां से नशा आ रहा है और जिसके द्वारा दिया जा रहा है और जो उसको कंज्यूम कर रहा है, उन सब के खिलाफ धरपकड़ जो शुरू हो चुकी है। 2 महीने हो गए, पूरी जेलें हमने भर के रखी है। हम अपनी युवा पीढ़ी को नशे में धकेलने नहीं देंगे। इसलिए 30% नशे के जो व्यापारी है नशेखोरों के खिलाफ हमने कार्रवाई करके उसमें कमी लाई है, पर 30% काफी नहीं है। इसमें 0 टॉलरेंस की नीति हमारी सरकार अपनाएगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये राजनीतिक बात नहीं है, पर मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैं हमेशा विधानसभा के सेशन में आपने सुनना, मैं बार बार से उसमें पूछता हूं, आपने कॉलेज क्यों खोले? कहते बच्चों को पढ़ने के लिए। अब मेरे रोड में अगर 10 बच्चे आ रहे हैं कॉलेज में, उनका एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं होगा। अगर वो आपके कॉलेज में आएंगे तो ज्यादा एक्सपोजर होगा। अभी स्पीति की बेटियां डांस कर रही थी, मैं स्पीति गया, वहां रहा, 2 दिन वहां रहा, और वहां की शांत वादियों में हमने ये पाया, सही मायने में हिमाचल की संस्कृति स्वभाव से भी शांत है और कार्य प्रणाली से भी शांत है। हमें इस संस्कृति को बचाए रखना है और हम हिमाचल की प्रकृति के अनुसार, हिमाचल के सौंदर्य के अनुसार हमने कहा है कि हम अपनी राज्य को 31 मार्च 2026 तक ग्रीन स्टेट बनाएंगे। जितने नॉर्दर्न इंडिया के राज्य हैं, उनको अगर कहीं से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जाती है
तो वो हिमाचल प्रदेश है। इसलिए हम कहते हैं कि हम नॉर्थन इंडिया के लंग्स हैं। इसलिए हमें अपने जलवायु पर पेड़ों को भी बचा कर रखना है। तो जो हमारे साथ अन्याय होता है उसकी हम लड़ाई अपने तर्क के साथ लड़ रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं सभी बच्चों का, सभी बेटियों का और खासकर प्राचार्य महोदय, अध्यापकगण और हमारे अपने सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इस आशा के साथ कि भविष्य में आप में से कोई मुख्यमंत्री होगा, आप में से कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई IAS अधिकारी होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, लेकिन अपना सबसे बड़ा कर्म जो होता है वो उद्देश्य और लक्ष्य तय करना है और लगनशीलता से आगे बढ़ना है, इच्छा शक्ति को मजबूत रखना है। कोई सफलता आपसे छूट नहीं सकती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।